Hi everyone, I'm Ravneet and today we will be doing cardinal movements of labor or cardinal steps of labor and the abnormalities like the abnormal presentation. For understanding the abnormal presentation, we should know what is normal. तो जो maternal pelvis होता है उसको हम 8 quadrants में divide करेंगे like this. तो ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। एंटीरियरली इधर प्यूबिक सिम्फाइसिस है और इधर सेक्रम है। ठीक है, तो हम जो फीटस की पोजीशन है वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि उसका ऑक्सीपुट किधर है। तो अगर उसका ऑक्सीपुट इधर है तो ये हमारी राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। ठीक है, अगर ऑक्सीपुट इधर है तो हम क्या बोलेंगे, लेफ़्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स। ठीक है, अगर ऑक्सीपुट इधर है तो हम बोलेंगे ऑक्सीपुट किधर है, ऑक्सीपुट एंटीरियर। हम इसको डायरेक्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर भी बोल सकते हैं और ऑक्सीपुट एंटीरियर भी बोल सकते हैं। सिमिलरली ये क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे है और ऑक्सीपुट और किधर है, ये एंटीरियरली है। तो ऐसे करके हम पोजीशंस को डिफ़ाइन करते हैं। सिमिलरली ये क्या होगा, राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर, ये होगा राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, लेफ़्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर एंड देन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। जो हमारी मोस्ट कॉमन पोजीशन है वो होती है लेफ़्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। तो हम इसी के बेस पे समझेंगे कि मूवमेंट कैसे हो रही है। तो ऑक्सीपुट ऐसे है, मतलब बेबी कुछ ऐसे हमें दिखेगा। ठीक है, इधर ईयर्स है, यहाँ पे आईज होंगी, तो हमें ऊपर से दिख रहा है, यहाँ पे सिंसिपुट होगा। तो जो प्रेजेंटिंग ये नॉर्मल क्या है, ऑक्सीपुट इधर है, प्रेजेंटिंग पार्ट हमारा वर्टेक्स है। तो ये बेबी बहुत ऐसे मतलब पूरा सिर ऐसे होगा। ठीक है, तो नॉर्मली तो अब हमें क्या समझना है कि अगर ये मैटरनल पेल्विस है तो ऐसे करके 8 पोजीशंस हो सकती है। तो अगर हमारा ऑक्सीपुट इधर है, मतलब कि जो बेबी का सिंसिपुट है वो इधर होगा और ऑक्सीपुट इधर है, तो जो ये वाला डायामीटर है और जो बाइपेराइटल डायामीटर है वो इस प्लेन में आना चाहिए, एंटीरो पोस्टीरियर प्लेन में आना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हेड है जैसे ही वो पेल्विक फ्लोर को टच करेगा, मतलब लिवेटर एनाई मसल को टच करेगा, तो वो रोटेट हो जाता है, अंदर रोटेट हो रहा है, तो इसलिए इसे कहते हैं इंटरनल रोटेशन। तो 2/8 इंटरनल रोटेशन होती है। अब जो शोल्डर्स है वो राइट एंगल पे होते हैं। ठीक है, तो शोल्डर्स इस पोजीशन पे हैं, तो शोल्डर भी साथ में 1/8 रोटेशन करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। तो सबसे पहले डिसेंट हुआ कि वो पेल्विक फ्लोर तक आया सिर, और फिर इंटरनल रोटेशन हुई। अब जो हमारा ऑक्सीपुट है वो इधर आ गया, तो अब बाय एक्सटेंशन डिलीवरी हो जाएगी क्योंकि वो डायमीटर्स मैच कर रहे हैं। अब जब डिलीवरी हो रही है तो अब क्योंकि टोर्जन आ रहा है, तो अब एक्सटेंशन हो रही है, एक्सटेंशन के साथ साथ क्या होगी, एक्सटर्नल रोटेशन। तो जो हमारा हेड है वो वापस से मूव करेगा। तो पहले वो 1/8 मूव करेगा हेड, इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन, और फिर बाकी 1/8 मूव करेगा और इसी के साथ साथ शोल्डर भी मूव हो जाएंगे। तो इसने टोटल 2/8 रोटेशन की, उसने 1/8 रोटेशन की। तो अब शोल्डर इस प्लेन में आ जाएंगे, तो शोल्डर की डिलीवरी आराम से हो जाएगी। पहले एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होगी और फिर पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी होगी। और तो ये है हमारे मतलब जो मेन हमें समझनी थी कार्डिनल मूवमेंट्स ऑफ लेबर। तो इसके बाद जो माल प्रेजेंटेशन होती है वो हमें आसानी से समझ आ जाएगी कि उसकी डिलीवरी कैसे होती है। तो जो हमारी मेन माल पोजीशन होती है वो होती है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो मतलब कि अगर ये हमारा पेल्विस है, ये एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फाइसिस है और ये सेक्रम है, तो मतलब जो ऑक्सीपुट है वो इधर होगा कहीं पे, तो कुछ ऐसे करके वो मतलब हमारा फेस होगा। तो हमारा मेन एम क्या है कि जो ये हेड है
मतलब ये जो बाइपैराइटल डायमीटर है ये एंटीरियरली आना चाहिए। या फिर अगर मतलब नॉर्मली समझा जाए तो जो ये ऑक्सीपुट है, ऑक्सीपुट का जो पोजीशन है वो ऑक्सीपुटो एंटीरियर आना चाहिए। तो अब ये जो माल प्रेजेंटेशन है ये राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर हो सकती है और लेफ़्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर हो सकती है। तो अगर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोज़ क्या होता है इसका। तो जो कोज़ है ये मतलब शेप हो सकती है इसकी कि ये जो शेप है ये गायनेकोनॉइड नहीं है, ये एंड्रॉयड है, तो इसीलिए ऑक्सीपुट पोस्टीरियर पोजीशन आ रही है। या फिर जो फीटल हेड है वो डी फ्लेक्स्ड है। नॉर्मली कम्प्लीटली फ्लेक्स्ड होना चाहिए ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन में आने के लिए, तो अगर वो डी फ्लेक्स्ड है, डी फ्लेक्स्ड की हो सकता है या तो जो प्लेसेंटा है वो इंटीरियर वॉल पे अटैच्ड है तो डी फ्लेक्स हो गया, नहीं तो ब्रेकिसेफेली है तो डी फ्लेक्स हो गया। और यूटेराइन फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अब नॉर्मल है इसलिए जो हेड है वो डी फ्लेक्स्ड है। तो हमें डायग्नोसिस कैसे होता है, जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो अगर मतलब ये अगर हम पीए कर रहे हैं तो जैसे ये स्टमक है, तो अगर नॉर्मली क्या है ऑक्सीपिटो एंटीरियर होता है, मतलब कि ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, मतलब ऑक्सीपुट इधर है तो ऐसे करके बैक आएगी और इधर लिम्स होंगे। और लेकिन अगर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है तो क्या होगा, ऑक्सीपुट इधर है, बैक इधर होगी और लिम्स ऐसे होंगे। तो नीचे वाले हिस्से में जो एब्डोमेन है वो काफ़ी हमें फ्लैट दिखेगा इंस्पेक्शन पे। और पल्पेशन पे क्या दिखेगा कि एक तो हेड एंगेज नहीं होगा और हमें सेंसिपुट इतना फील नहीं होगा। मेन चीज़ हमें मतलब जब पल्पेशन पे यही दिखेगी, जो सेंसिपुट है इतना फील नहीं हो रहा। और ऑस्कल्टेशन में जो हार्ट बीट है, क्योंकि फीटल हार्ट साउंड बैक पे सुनाई देती है तो वो सुनने में दिक्कत होगी। फिर जब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, तो अगर हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या होगा कि जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है वो हमें सेक्रो इलियक जॉइंट के पास फील होगा और एंटीरियर फॉन्टेनेल ज़्यादा अच्छे से हमें फील होगा। तो ये मतलब जो मेन हमारी फाइंडिंग्स होती है। डायग्नोसिस तो अल्ट्रासाउंड से ही होता है। अब हम मैकेनिज़्म ऑफ लेबर देखते हैं, तो वैसे ही करना है जैसे पिछला किया था। तो अगर ये हमारे 8 पार्ट्स हैं तो हम मानते हैं कि पोजीशन इज़ राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो अब क्या होगा, सबसे पहले वही डिसेंट वगैरह तो सेम रहेगी, लेकिन अब इंटरनल रोटेशन कितनी होगी, 1 2 3। इंटरनल रोटेशन होगी हमारी 3/8। फिर और शोल्डर किधर होंगे, इसके शोल्डर होंगे इधर, इधर और इधर शोल्डर होंगे, तो साथ में शोल्डर 2/8 मूव करेंगे। ठीक है, 1/8 लेस मूव करता है, तो अब शोल्डर इधर आ गए। तो अब इधर आने से हेड तो डिलीवर हो जाएगा, इंटरनल रोटेशन हुई तो पहले क्या हुआ, फ्लेक्शन हो रही है, पहले तो डिसेंट, फिर फ्लेक्शन, फिर इंटरनल रोटेशन हुई 3/8 और फिर एक्सटेंशन से हेड डिलीवर हो गया। अब हमें एक्सटर्नल रोटेशन करवानी है। तो अब क्या होगा एक्सटर्नल रोटेशन के लिए, सबसे पहले तो रेस्टिट्यूशन होगा। तो रेस्टिट्यूशन कितना होता है, ऐसे 1/8 रेस्टिट्यूशन होगा। ठीक है, इसमें ही 1/8। अब रेस्टिट्यूशन में शोल्डर मूव नहीं करता, लेकिन अब शोल्डर को मूव करना पड़ेगा। शोल्डर की न्यू पोजीशन किधर थी, इधर आ गया था 2/8 रोटेशन से, है ना। और जो हम अभी शोल्डर इधर है, तब शोल्डर को हमें इस प्लेन में लेकर आना है। पहले इस प्लेन में थे शोल्डर, उससे काम नहीं चलेगा, शोल्डर को इस प्लेन में लेकर आना है, तो 1/8 रोटेशन होगी। ठीक है, तो इसीलिए फिर 1/8 रोटेशन होती है, एक्सटर्नल रोटेशन और 1/8। तो अब शोल्डर AP डायमीटर में आ जाएंगे तो शोल्डर्स की डिलीवरी भी हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार अगर हम रिवाइज करें तो क्या हुआ था कि ऐसे हमारी 8 पोजीशंस थी। हेड इधर है, हेड इधर है तो 90 डिग्री पे शोल्डर्स होंगे, तो हेड को हमें AP डायमीटर में लाना है, तो 3/8 रोटेट करवाया। अगर हेड 3/8 रोटेट हुआ तो जो शोल्डर है ये कितना रोटेट होंगे, 2/8 रोटेट होंगे, तो न्यू शोल्डर इधर आ गए। अब शोल्डर्स
को हमें एपी डायमीटर में लाना है तो 1/8 रोटेट करवाना पड़ेगा, तो इससे शोल्डर डिलीवर हो जाएंगे। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ लेबर किधर, आरओपी में। तो ये तो हो गया कि डिलीवरी कैसे होती है। अब इस लेबर का मैनेजमेंट क्या आता है। तो सबसे पहली चीज़ तो होती है अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए। तो हमें ये पीए पीवी अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाएगा, और इसमें अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होती है, तो उससे भी एक सस्पिशन सा लग जाता है। और उसके बाद है कि उस और क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रिक्ट विजिलेंस करनी चाहिए विद वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी कि रोटेशन खुद ही हो जाए। और फिर क्या है कि हम ये इंडिकेशन नहीं होती सिजेरियन सेक्शन की, लेकिन अगर पेल्विक इनएडिक्वेसी है या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन अनफेवरेबल है या और कोई ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन है, तो हमें अर्ली सिजेरियन सेक्शन करना चाहिए। और जो लेबर है उसको नॉर्मल मैनर होती है उसमें प्रोसीड करने देना चाहिए। लेकिन स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या आती है कि इसमें लेबर प्रोलॉन्ग हो सकता है, इसीलिए आईवी इन्फ्यूजन, लाइन और रिंगर सॉल्यूशन जब को स्टार्ट करते हैं और प्रोग्रेस ऑफ लेबर को जज करते रहते हैं कि कितना डिसेंट हो रहा है, कितनी रोटेशन हो रही है, कितनी सर्वाइकल डायलेशन हो रही है। और अगर मतलब जो डिफ्लेक्शन है वो परसिस्टेंट है, ऑसिपुट रोटेट नहीं हो रहा और थोड़ा थोड़ा पेन है, तो ये ट्रायड होता है। तो इसमें हमें ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करना चाहिए फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। और सिजेरियन सेक्शन कब करेंगे, अगर अरेस्ट हो रहा है, अगर यूटेराइन एक्शन इनकोऑर्डिनेट है या फिर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है। तो ये तो है जो हमें फर्स्ट स्टेज में करना है। सेकंड स्टेज में मोस्टली हो जाती है डिलीवरी स्पॉन्टेनियसली, अगर नहीं होती तो हम फोर्सेप डिलीवरी करते हैं। और थर्ड स्टेज में क्योंकि प्रोलॉन्ग लेबर है तो पीपीएच के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम प्रोफाइलेक्टिक आईवी अर्गोमेट्रीन देते हैं। जैसे ही एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होता है 0.25 mg आईवी अर्गोमेट्रीन देंगे। और तो ये तो है कि अब डिलीवरी हो गई, लेकिन कई बार क्या होता है कि अरेस्ट हो जाता है ओपी पोजीशन में ही, तो उसमें हम वैक्यूम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं, फोर्सेप से मैनुअल रोटेशन कर सकते हैं, फोर्सेप से ही डिलीवरी कर सकते हैं, और अगर बेबी डेड है तो क्रेनियोटमी से उसकी डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये था अबाउट द ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। उसके अलावा क्या आता है, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हो सकती है इसमें कि हेड का डिसेंट ही नहीं हो रहा, सर्विक्स डायलेट हो गया लेकिन डिसेंट नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। उसमें हम सी सेक्शन ही करते हैं, लेकिन अगर मतलब वेजाइनल डिलीवरी मतलब शुरू हो रही है तो हम मैनुअल रोटेशंस करके फोर्सेप डिलीवरी कर सकते हैं। और मैनुअल रोटेशन हम कैसे करते हैं, जो स्टेप्स हमने पढ़े इसी को बस मैनुअली हमें करना है। हेड को पकड़ के हेड को खुद ही रोटेट करना है और फिर फोर्सेप्स से डिलीवरी कर देनी है। सो दिस वाज अबाउट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, उसके कॉजेस, उसका मैकेनिज्म ऑफ लेबर और उसके कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट।